आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करते हैं। एक है CFSE और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले हम इसको समझते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसको पहले समझते हैं ये कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो किस तरह के मेटल्स में होती है, किन कंडीशंस में कोई मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। और जब हम ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, चाहे वो S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो और F ब्लॉक हो, तो जब हम D ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं या वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, तो उस समय जो हम रीजन लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्यों ज़्यादा होती है, तो उसको ये पढ़ते हैं कि चार्ज डेंसिटी चूंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है इसलिए इसमें चार्ज डेंसिटी हाई होता है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल है या जिसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेंट्रल मेटल की साइज जितनी छोटी होगी एंड चार्ज जितना ही हाई होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतना हाई होगा। और जब चार्ज डेंसिटी हाई होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि हमें ये देखना है कि किस केसेस में या किस तरह के केस में जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है जिससे लिगेंड्स जुड़ते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए दो फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल मेटल की साइज छोटी होनी चाहिए और उसका जो चार्ज है वो हाई होना चाहिए। तो ऐसे केस में जितना ही ज़्यादा साइज छोटी होगी या चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी वो उतना ही ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम ये बात करते हैं, जैसे हमने ये कहा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में चार्ज डेंसिटी हाई होती है, हाई इसलिए होती है क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है और चार्ज ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मेटल जब सेंट्रल मेटल के रूप में होता है तो उसके चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल है और इसके चारों तरफ लिगेंड्स हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो। सपोज करिए ये ऑक्टाहेड्रल का केस हमने बनाया, इसके चारों तरफ 6 लिगेंड है। तो ये 6 लिगेंड्स है, ये इसको बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो हम ये बनाते हैं लिगेंड से मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा इसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि जब ये मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, तो इसकी डिसोसिएशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और डिसोसिएशन की टेंडेंसी जब ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ,
जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। अब हम इसको देखते हैं कि मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये मेटल और लिगेंड की बात, इसकी चार्ज डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा, और चूंकि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज करते हैं तो साइज जितना ही छोटा होगा चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तब ये मेटल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होगा, और ऐसे में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखने के लिए अगर 2 और मोर कॉम्प्लेक्सेस हो और उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर गिवन हो, तो जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ये एक चीज हो गया। अब मुझे ये पढ़ना है कि ये मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला ये है कि सेंट्रल मेटल के नेचर पे, और दूसरा ये होता है कि तो ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या हम इसको ये कहें कि स्टेबिलिटी को कहें, स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें ये है कि पहला फैक्टर है कि मेटल की या सेंट्रल मेटल की साइज जितना ही छोटा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रल मेटल का जो चार्ज होगा जितना ही ज्यादा होता है इसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। एंड थर्ड पॉइंट ये हो गया मोर बेसिक स्ट्रेंथ, और मोर बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया, इस चीज को देख सकते हैं कि स्ट्रांग फील्ड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स के साथ जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो जितना ज्यादा होता है, मोर बेसिक स्ट्रेंथ या मोर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड के केस में है कि लिगेंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा या वो जितना ही ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड होगा वो मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स होगा एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हम देखते हैं। पहला ये कि सेंट्रल मेटल की साइज छोटी होनी चाहिए, दूसरा ये कि सेंट्रल मेटल का जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए, तीसरा ये कि लिगेंड्स के केस में ये है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा या वो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो उस लिगेंड्स का जो पावर होगा उतना ही ज्यादा होगा, और पावर ज्यादा होगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ऐसे में कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो ये इन पॉइंट्स में हमने ये बताया कि स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हमने एक चीज अभी पीछे लिखा था कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन है तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिखता हूं यहां, हमने लिखा कि FeH2O हेक्सा है और ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखा कि FeCN हेक्सा एंड 3 नेगेटिव चार्ज है। ये 2 कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है। दोनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल Fe है, दोनों में सेंट्रल मेटल Fe है, बस अंतर केवल एक बात का है कि यहाँ क्या है कि ये वीक लिगेंड है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, Cn जो है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो हमने अभी ये पढ़ा है कि अगर सारी चीजें कॉमन हो तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो
बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, मेटल लिगेंड की जब बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है और इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है, तो ये होगा K1 इज लेस देन K2। इसका मतलब ये कि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? इसलिए कि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है और इसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ये पहला एग्जांपल हमने बताया। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। दूसरा एग्जांपल आप देखें, जैसे हमने लिखा FeCN हेक्सा 4 नेगेटिव चार्ज और दूसरा हमने लिखा FeCN हेक्सा 3 नेगेटिव चार्ज। दो कॉम्प्लेक्स हमने लिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहां आप देखें तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है और यहां जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। तो यहां लिगेंड्स भी एक तरीके के हैं, हेक्साडेंटेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये भी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये भी है। लिगेंड्स में कोई अंतर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई अंतर नहीं है, केवल सेंट्रल मेटल भी एक ही है, यहां भी Fe है, यहां भी Fe है। अंतर है तो केवल उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में या चार्ज में है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस प्लस यहाँ इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। अगर इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम K1 लिखते हैं और इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम K2 लिखते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि K1 इज लेस देन K2। मतलब क्या हुआ कि पहले कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो दूसरे वाले से ज्यादा होगी, दूसरे वाले की स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी है। इस तरीके से दो एग्जांपल्स लेकर के हमने बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें हमें स्टेबिलिटी अगर डिसाइड करना हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगी, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल एंड द नेचर ऑफ लिगेंड्स। इस आधार पे हम स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एक पॉइंट और करते हैं, इसके साथ एक चीज हम और बोलते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं, एक तो सिंपल लिगेंड्स होते हैं और एक होते हैं इसमें भी किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। जब हमने लिगेंड्स का टाइप बोला था तो उसमें हमने लिखा था कि किलेटिंग लिगेंड्स भी होते हैं और किलेटिंग लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर किलेटिंग लिगेंड्स है तो इसके प्रेजेंस में स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, हमने एक एग्जांपल लिखा COCN हेक्सा एंड 3 नेगेटिव चार्ज लिखा हमने, यहाँ CO+3 स्टेट में है, यहाँ हमने लिख दिया। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने लिखा और उस कॉम्प्लेक्स में हमने लिखा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं, उसमें हमने लिखा COEN थ्राइस पे 3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जब मैं लिख रहा हूं कि ये यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये भी हेक्साडेन, ये भी यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बट यहाँ जो CN है वो नॉन किलेटिंग लिगेंड्स है और यहाँ जो EN है वो किलेटिंग लिगेंड्स है। और हमें ये पता है कि किलेटिंग लिगेंड्स के प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो किलेट का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर हम K1 लिखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम K1 लिखते हैं और इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम K2 लिखते हैं, तो K1 इज लेस देन K2। सेकंड केस में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा और ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ किलेटिंग लिगेंड्स है। इसलिए हमने ये 3 एग्जांपल्स लेकर के बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, किन-किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।
इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को समझने के बाद हम चलते हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है। C फॉर होता है क्रिस्टल, C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, FIELD क्रिस्टल फील्ड, S फॉर स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन and E for energy crystal field stabilization energy CFSE ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो CFSE वैल्यू जो होती है वो भी कहीं न कहीं इसका रिलेशन स्टेबिलिटी से भी ज्यादा होगा। जनरली जिसकी CFSE वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हमें कमोबेश वही फैक्टर्स पढ़ने हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी जनरली ज्यादा होती है। जैसे अब ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में चाहे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में भी होती है, स्क्वायर प्लेनर में भी होती है और ऑक्टाहेड्रल में भी होती है। तो जो d ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है, पहले डीजनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं इन द इफेक्ट ऑफ लिगेंड, जब वो लिगेंड्स के इफेक्ट में आते हैं तो उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग जो होती है तो जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन लोअर टू हायर, लोअर से और हायर के बीच में जो गैप होता है वो गैप जितना ही ज्यादा होता है, इसका मतलब उसकी CFSE उतना ही ज्यादा होता है। और CFSE को कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि CFSE को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ मैं ये जानता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स, यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे CFSE वैल्यू डिपेंड करती है। उसमें पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, सेंट्रल मेटल का चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे अगर Fe2+ में है और Fe3+ में है, तो अगर सारी चीजें कॉमन है तो चार्ज सेंट्रल मेटल का जितना ज्यादा होगा उसकी CFSE वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ Fe की 3+ वैल्यू है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2 साइज को लेते हैं। साइज जितना ही छोटा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा या CFSE वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। इन दोनों फैक्टर्स को हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं। दूसरा हम ये पढ़ते हैं तो इस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का जितना ही ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का जितना ही ज्यादा होगा उसकी जो CFSE वैल्यू है उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ जैसे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर हम चलते हैं, दूसरी चीजें होती हैं कि जो ये सेंट्रल मेटल है, ये चार्ज की बात हमने कर दिया, सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन की बात कर दिया। फिर हम ये कहते हैं कि चूंकि हमने पहले ही लिखा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, तो जो हम डी ब्लॉक की जो 3 सीरीज स्पेशली पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, तो सेंट्रल मेटल किस सीरीज से बिलोंग करता है इस पे भी CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल कि कहां से बिलोंग करता है, किस सीरीज से बिलोंग करता है, तो अगर वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो उसकी CFSE वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4D एंड एज कंपेयर टू 5D। 5 अगर सेंट्रल मेटल जो है सारी चीजें सेम है, लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट केवल सेंट्रल मेटल का जो सीरीज चेंज है, अगर 3D सीरीज का होगा तो CFSE वैल्यू कम होगा, 4D में होगा तो CFSE उससे ज्यादा होगा, और अगर 5D सीरीज का जो सेंट्रल मेटल है तो CFSE की वैल्यू और ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल मेटल के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल मेटल की सीरीज से बिलोंग करता है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या
उस ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही ज्यादा होगा उसकी CFAC वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ये दो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं लिगैंड्स की तरफ चलते हैं। तो लिगैंड्स में फिर वही चीज है कि लिगैंड का बेसिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, लिगैंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, उसका लिगैंड का बेसिक स्ट्रेंथ, लिगैंड का बेसिक स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा उसका CFAC वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, CFS की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रांग लिगैंड है तो CFAC की वैल्यू ज्यादा होगा, वीक फील्ड लिगैंड है तो CFAC की वैल्यू कम होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंट्रल मेटल को देखा, फिर ऐसे ही हम किलेटिंग और नॉन किलेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो वहां भी ऐसे ही होता है कि किलेटिंग लिगैंड्स के प्रेजेंस में CFAC की वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन किलेटिंग लिगैंड्स के प्रेजेंस में जो होता है उसके प्रेजेंस में ज्यादा होता है। हम कुछ एग्जांपल्स यहां ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि CFAC वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने ये, अगर यहां मैं लिखूं कि Cr H2O हेक्सा एंड 2 पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लिखे कि Cr H2O हेक्सा 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cr+2 स्टेट में है, यहाँ Cr+3 स्टेट में है। तो यहाँ +2 स्टेट में है, ये कम है। अगर इसकी जो CFAC वैल्यू है अगर डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करें, इसकी वैल्यू डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करें तो होगा क्या, डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा एक एग्जांपल हमने ये पढ़ा, दूसरा एग्जांपल हम और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया NiCN टेट्रा, NiCN टेट्रा पे 2 नेगेटिव चार्ज, NiCN पे 2 नेगेटिव चार्ज एंड PtCN 4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ दोनों में लिगैंड्स एक तरीके के हैं, यहाँ भी साइनाइड है, यहाँ भी साइनाइड है, यहाँ भी Ni+2 स्टेट में है, यहाँ भी Ni+2 स्टेट में है, बट यहाँ निकल है और यहाँ है प्लेटिनम। तो निकल जो होता है वो 3d सीरीज से बिलोंग करता है और जो प्लेटिनम होता है वो 5d सीरीज से बिलोंग करता है। तो 5d सीरीज से बिलोंग करने के कारण इसकी CFAC वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी CFAC वैल्यू ज्यादा होती है। इन फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट है, जो है एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर भी CFAC डिपेंड करता है। जैसे अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में CFAC की वैल्यू सबसे कम होती है, इससे ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इससे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में। की सारी चीजें अगर सेम हो तो स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री अगर स्क्वायर प्लेनर है तो CFAC की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है ऑक्टाहेड्रल में और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल में। इसका मतलब ये कि CFAC जो वैल्यू होती है वो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। और एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, और वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये है कि अगर सारी चीजें एक हो, लिगेंड्स एक हो, सब कुछ एक जैसे हो, केवल ज्योमेट्री चेंज हो, और निश्चित रूप से अगर ज्योमेट्री चेंज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तभी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है कि जो डेल्टा T की वैल्यू होती है लगभग 4/9 डेल्टा O होता है, मतलब CFAC वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के केस में जितना ज्यादा होता है उसके 4/9 टाइम्स जो है वो टेट्राहेड्रल के केस में होता है CFAC की वैल्यू। सिमिलरली जो होती है ये स्क्वायर प्लेनर के केस में जो
CFSE वैल्यू होती है वो होता है लगभग 1.3 डेल्टा O। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर पैनल की जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है उसमें CFSE की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल की भी टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स के CFSE वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या होता है, इस पे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स के साथ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और उस क्वेश्चंस में हम ये दिखाएंगे कि CFSE वैल्यू और स्टेबिलिटी की कॉम्प्लेक्स को हम आज जो हमने जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं, जो भी रूल्स हमने पढ़ा है, उन रूल्स को नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के आएंगे और उन रूल्स को उन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से आप जब भी इस बोर्ड पे या वीडियो लेक्चर में जो भी फैक्ट्स लिखे जाते हैं वो अपनी कॉपी में नोट करें, और नोट करने के बाद ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ भी आते हैं, तो कल के वीडियो में या जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो हम लोग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए डिस्कस करेंगे। थैंक यू।